वेलकम टू माय शो सर। आपका बहुत बहुत स्वागत आसाम हाउस पे। थैंक यू सर। सर जब आप शिक्षक थे तो क्या सोचा था कि एक दिन राजनीति में जाएंगे? नहीं, मैंने ये तो नहीं सोचा था, पर मैंने ये जरूर सोचा था, मैं संघ से जुड़ गया था कि संघ का काम और राजकीय नौकरी का तालमेल नहीं बैठेगा। इसलिए मैंने पहले ही दिन विद्यापीठ जो जन्नू भाई चलाते थे उनकी संस्था में काम करना शुरू किया और मैं सरकारी नौकरी तरफ कभी बढ़ा ही नहीं। और यहाँ तक आने का तो कोई सपना भी नहीं देख सकते। बहुत सामान्य परिवार से हूँ। फिर शाखा से राजनीति में? मैं शाखा से नहीं आया। मैं क्या है, मैं आयट में अध्यापक रहते हुए मैंने अपनी सारी एजुकेशन की। मैंने फर्स्ट ईयर के बाद लगातार नौकरी और पढ़ाई दोनों साथ में की। और जब मैं बीएड कर गया तो बीएड के बाद मेरा एज ज्योग्राफी व्याख्याता का सिलेक्शन किया विद्यापीठ ने, और झाड़ोल उनका जो फलासिया इंटीरियर ट्राइबल एरिया है उसमें मुझे अध्यापक लगाया। मैं 3 साल तक वहाँ अध्यापक रहा, पर मैंने 6 महीने के बाद ही वहाँ संघ की शाखाएं चला दी, तो कई शाखाएं चली। तो उसके कारण से उस समय गुलाब सिंह जी और सब लोग आते थे, और मैं वहाँ जो प्रधान साहब थे भैरूलाल जी शरणोत, उनके ही घर में रहता था। तो मैं नेकर पहन करके निकलता था, तो वो उनको बड़ा अजीब लगता था। तो प्रारंभ में तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही 71 का इलेक्शन घोषित हुआ और उसमें चौकुटा के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, उसके पहले ही मेरा उस क्षेत्र में काफ़ी परिचय बढ़ गया था। तो उस चुनाव के बाद मेरे सामने उन्होंने कहा कि या तो संघ का काम करो या नौकरी करो। तो हमने कहा भाई अभी तो हमारी उम्र संघ का काम करने का है, आप चाहें तो रखें ना चाहे तो। 3 साल के बाद उन्होंने मुझे लास्ट वर्किंग डे 15 मई के दिन, जब स्कूल की छुट्टियां हो रही थी, तो एक कागज पकड़ाया कि भाई आपकी सेवाएं अब समाप्त की जाती है। हमने कहा चलो, खुशी खुशी आ गए। लेकिन मैंने जन्नू भाई का सम्मान कभी कम नहीं होने दिया। कारण क्या है, उस इंटीरियर एरिया में लालटेन से लोग जाकर के और बच्चों को पढ़ाते थे, उस ट्राइबल एरिया में भी। तो उनकी सेवा और उनकी भावना का मैं बहुत सम्मान करता था। तो सक्रिय राजनीति में कब आना हुआ, चुनावी राजनीति में? तो मैं राजनीति में तो उसके बहुत बाद आया। फिर मैं वापस वहाँ से, जब मेरी नौकरी छूट गई तो मैंने सोचा मैं वहाँ बीएड के बाद मैं जो है ना आगे की पढ़ाई कर लूँ। तो मैं वहाँ मैं भर्ती के लिए गया था, लेकिन मुझे लगा कि उस समय रोज़ की ये नौकरी बहुत मुश्किल पड़ेगी। तो मैंने वापस आयड के प्राइमरी स्कूल में, जिसमें मैं पहले कभी टीचर रह के पढ़ा था, तो वापस मैंने उसी में जाके नौकरी कर ली। पर उनके साथ भी जब मैंने कोई एक इंटरव्यू में चला गया व्याख्याता के बीएम कॉलेज के, तो वो भी नाराज हो गए। उन्होंने कहा यार आप हमारे बिना पूछे इंटरव्यू दे, इसका मतलब आपका मन हमारे यहाँ रहने का नहीं है। तो उनका भी थोड़ा सा यार। तो फिर मैंने सोचा ये प्राइवेट नौकरी बहुत मुश्किल पड़ेगी, तो मैंने LLB ज्वाइन कर ली। तो मैंने LLB भी की। तनख्वाह कम पड़ती थी, परिवार का वजन ज़्यादा था। तो मैं रात को कॉलेज छूटने के बाद 9:30 बजे बाद 2 ट्यूशन पढ़ाने जाता था। रात को 11:30 बजे ट्यूशन पढ़ा के फिर घर आता था, और सवेरे संघ की शाखा के लिए 5:30 बजे फिर निकल जाता था। तो एक तरह से परिश्रम तो मैंने किया, पर मेरी ये थी कि मैं संघ के इस विचारों से जब जुड़ गया हूँ, और संघ के प्रचारक अपनी डिग्रियां और गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद भी एक झोला लटका करके देश के लिए काम करने निकलते हैं, तो हम लोगों को भी इस काम को महत्ता देनी चाहिए। तो दिया। पहला चुनाव कब लड़ा फिर? मैंने 77 में लड़ा। तो जब मैं LLB ज्वाइन की तो फिर मुझे संघ की वर्किंग से नगर कार्यवाह है, वहाँ से फिर मुझे विद्यार्थी परिषद का जिम्मा दे दिया। तो मैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में पढ़ते हुए भी विद्यार्थी परिषद काम करता था। और 74 में मेरा कुछ भाग्य तगड़ा था कि उदयपुर के जितने कॉलेज और जितनी यूनिवर्सिटी थी, सब में विद्यार्थी परिषद जीती है। तो एक तरह से मेरा वर्चस्व जो है ना, वो लोगों को समझ में आने लगा। और उसी समय थोड़े दिन बाद ही इमरजेंसी लग गई। तो इमरजेंसी लगने के कारण से, संघ के काम के कारण से, पुलिस ने पकड़ने की लगातार छापे मारा। मैं 2-1 महीने तक तो बाहर रह के काम किया, पर बाद में एक दिन पकड़े गए। तब से लेकर के फिर मैं टाइम जेल में? मैं लगभग 8.5 महीने तक जेल में रहा। और फिर मेरा केस DIR में था, तो फैसला होकर एक्विटल हो गया, बाहर आ गया। फिर मैंने वकालत शुरू की। वकालत भी प्रारंभिक अवस्था में थी, और उसके बाद जो है वो चुनाव डिक्लेयर हो गया। तो हम लोगों ने सोचा कि यार जब चुनाव डिक्लेयर हो गया तो जेल से जितने भी वरिष्ठ लोग निकले हैं 18-19 महीने से, इनका नागरिक अभिनंदन करना चाहिए।
तो मैंने अपने कुछ मित्रों के साथ कहा यार देखो, भले ही इमरजेंसी का इस समय हो पर अपने कुछ करना चाहिए। तो लोगों ने हमें कहा तुम मूर्खता क्यों कर रहे हो, अभी तो इतने दिनों बाद जेल से बाहर निकले हो। तो मैंने कहा नहीं यार, जो भी होगा, जिन लोगों ने किया तो हमने उनका सम्मान समारोह किया। तो बहुत जनता उस दिन उस कार्यक्रम में, जैसे अटल जी की मीटिंग में आती है उस तरह से लोगों ने आया। तो लगा कि जनता के मन में इमरजेंसी से निकले हुए इन लोगों के प्रति बड़ी सहानुभूति है। तो 8 बार एमएलए रहे, 1 बार एमपी रहे ना, मैं 8 बार एमएलए रहा, 1 बार एमपी रहा। कोई चुनाव हारे कभी? 2 चुनाव हारा। अच्छा। एक इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, तो उस समय जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें 1120 वोट से उदयपुर से हारा। अच्छा, गिरजा व्यास बस। मेरे सामने जीती 1120। हाँ। एक उसके बाद लोकसभा में चला गया 89 में। लोकसभा के चुनाव के बाद वापस जब चुनाव चल रहा था तो पता नहीं राजस्थान की 10 सीटें रह गई, तब राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी। उस समय भी गिरजा व्यास जी मेरे सामने लड़ी थी, वो मुझसे 21,000 22,000 वोटों से लोकसभा में जीती थी। उस समय तो सभी सीटें उनको मिली थी, 404 सीटें मिली उस समय जो है। तो उसके बाद मैंने राजनीति में एक तरह से भैरव सिंह जी के साथ जब काम करना शुरू किया तो उन्होंने उस ट्राइबल एरिया में घूमने वाला मेरे जैसा एक कार्यकर्ता को उन्होंने तराशने का प्रयास किया। तो पहली बार नरेंद्र भाई से, नरेंद्र मोदी से कब मुलाकात? नरेंद्र मोदी जी से तो जब वो संघ के प्रचारक के रूप में थे और उन्होंने बीजेपी में काम संभाला ही था गुजरात में, तो वो गुजरात का काम करते थे, तो मेरे गुजरात जाने आने का उदयपुर से कई बार काम पड़ता था, तो वहाँ मिलना हुआ। फिर वो हमारे संगठन के हिसाब से भी काम करते थे, तो हमारे यहाँ भी राजस्थान में भी वो आए थे। फिर उन्होंने डॉक्टर मुरली मनोहर जी के साथ एक केरल के है ना विवेकानंद सेवा स्मारक से लेकर के तिरंगा यात्रा निकाली थी और लाल चौक में जाकर तिरंगा फहराने का उस अभियान से जुड़े थे। उस समय मैं लोकसभा का मेंबर था, तो वहां तक जो है हम गए थे। तो उसके बाद उनसे व्यक्तिगत संपर्क अधिक हो गया था और वैसे वो प्रवास के समय में तब तक वो संगठन महामंत्री के रूप में काम कर ही रहे थे। तो राजस्थान के प्रभारी भी रहे वो ओम जी माथुर के समय में, तभी वो राजस्थान का आते जाते रहे। तो एक नागरिक के नाते हाउ यू रेट नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? देखो मैं ये सोचता हूँ, मेरा 40-44 साल का अनुभव है, मैंने देश के कई प्रधानमंत्री, हमारे भी अटल जी को ही देखा है, लेकिन पता नहीं इस आदमी की वर्किंग और इसकी क्षमता को कोई मुकाबला नहीं। ऐसा पहला प्रधानमंत्री देखा है जो एक दिन की छुट्टी नहीं लिया, एक दिन भी कहीं विश्राम नहीं किया और बिना रुके हुए लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम को लेता रहा। और जिस सुचिता को उन्होंने अपने जीवन की प्रमुखता को रूप में लिया, राजनीति में किसी न किसी पर परिवार से, मित्रों से और किसी कारण से कोई छींटे लग जाते हैं, तो इस व्यक्ति के एक तो जीवन में यह नहीं लगा और दूसरा यह है कि केवल और केवल देश और उसकी सेवा में हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने इनको गुजरात में जब मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा, भंडारी जी जब वहाँ गवर्नर थे तब भी मेरा वहाँ जाना आना होता था, पार्टी के नाते भी आता था, संगठन की हर बैठक में, प्रदेश की वर्किंग कमेटी में भी, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भी मेरा जाना होता था, तो बराबर मिलना जुलना होता था। अभी क्या है कि उन्होंने एक कार्यक्रम चालू किया 2014 में, मन की बात। वो एक क्या है कि डायरेक्ट कनेक्ट था जनता के साथ उनका जो है, तो जो डायरेक्ट संवाद है जनता के साथ उनका जो, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो निश्चित रूप से यह एक पहला प्रयोग मैंने किसी प्रधानमंत्री जी के जीवन में देखा कि उन्होंने इस मन की बात की जो अपना दिमाग में सोचा, और इससे क्या है कि एक तो उनको देश के बारे में क्या लगता है जो जनता से कहना चाहिए उसके थ्रू कहते हैं, जनता देश के बारे में क्या महसूस करती है उसके साथ इंटरेक्ट करना, और समाज के हर वर्ग के छोटे बड़े सबको अपने कामों के माध्यम से जोड़ना और उनकी बातों को सुनकर के उसको भी अच्छा काम जिसने भी किया, चाहे वो कोई महिला भी है। अब जैसे मेरे बेदला है, गांव है, एक बावड़ी की गांव के लोगों ने अच्छी सफाई की तो उसमें भी मन की बात में बोले। तो उन्होंने मन की बात के आधार पर आप ताली बजाओ थाली बजाओ, और एक ताली और थाली से उन्होंने देश के सारी जनता को कोविड की उस महामारी के समय में एकदम जोड़ दिया। और लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री सही दिशा में सोचकर काम कर रहे हैं। वैक्सीन आने में देरी थी, लोगों ने तरह तरह के प्रचार किए, लेकिन उन्होंने वैक्सीन ला करके सारी जनता को, और वो भी एक तरीके से दिलाया। पहले वैक्सीन किसको लगेगी, जो हमारी रक्षा करता है उसको लगेगी, मात्र लगेगी। तो कहीं भी
उठापटक नहीं हुई, कहीं भी ऐसा नहीं हो कोई लाइन में लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, किसी ने कहा मुझे पहले लगाओ। तो जिस सिस्टम से उन्होंने इस काम को रहा, और इतनी बड़ी जनसंख्या का देश में है ना, 2 वैक्सीन अपने देश की बन जाना, और वो भी सबको ठीक प्रकार से लग जाना, बिना भेदभाव के, बिना जाति धर्म के, बिना किसी ने भी इस बारे में शिकायत नहीं की कि मुझे नहीं लग रही है, मुझे जल्दी लगाओ, या किसी ने मुझे फोन भी नहीं किया राजनीति में कि भाई साहब यार मुझे वैक्सीन लगाना है, अपने आप लग रही थी। तो इस आदमी के काम करने का दूसरा क्या है कि मैंने अपनी जिंदगी में देखा, ऐसी योजना देश में पहली बार या तो अटल जी ने रखी थी कि सभी गांवों को सड़क से जोड़ना है, चाहे वो बीजेपी को वोट देता है चाहे नहीं देता है। जितनी योजनाएं लाए हैं, तो अगर स्वच्छता अभियान किया है तो संपूर्ण देश के हर व्यक्ति को करना, उज्ज्वला योजना लाए तो संपूर्ण देश को, खाते खुलने हैं तो सबके खुलने हैं, हिंदू मुस्लिम सबके खुलने हैं, अगर प्रधानमंत्री आवास मिलना है तो सबको मिलना है, और हर घर को टूटी से नल से बिजली पानी जाना है। ये 100% अगर किसी जनता को कवर करने के लिए किसी के दिल और दिमाग में आया और समयबद्ध कार्यक्रम को पूरा करने का प्रयास किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा, वो सुचिता को हमेशा पसंद करते थे, हमेशा हम में से भी अगर कहीं कोई कमी देखते थे तो वो निश्चित रूप से टोकते थे। हमारे यहाँ भी कई परिवर्तन उन्होंने, सुचिता में कहीं कमी खामी देखी तो उन्होंने तुरंत अपना निर्णय लिया, तो एक निर्णय लेने की क्षमता भी उनमें थी। तो जो मन की बात में एक दूसरा कंसेप्ट ये आया है सामने कि जो गुदड़ी के लाल हैं, जो लाइमलाइट में नहीं है, स्पॉटलाइट में नहीं है, उन प्रतिभाओं को ढूंढ के लाना राष्ट्र के सामने, और उन लोगों को सम्मान करना जो ग्रास रूट लेवल चेंजर्स हैं। निश्चित रूप से वास्तव में मैं आश्चर्यजनक है कि इस देश की आजादी में और पुराने इतिहास में भी जिन लोगों का कोई नाम जानते नहीं, पर जिनका काम इतना जबरदस्त था, पता नहीं उन्होंने कहां से तो खोजा और कहां से पढ़ा, ऐसे ऐसे लोगों को, हीरो को बाहर निकाल करके लाए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। अब मेरे जैसे आप मानगढ़ का धाम है, एक तरह से गोविंद गुरु को जिस प्रकार से उन्होंने हाईलाइट करने का प्रयास किया, ऐसे ही उन्होंने छोटे से छोटे व्यक्ति को भी जिसका बलिदान हुआ है, जिसने देश के लिए कुछ किया है, उनको हाईलाइट किया। उन्होंने गरीब नहीं अमीर नहीं देखा, जिसने भी कोई अच्छा काम किया तो उन्होंने केरल की किसी महिला को भी आइडेंटिफाई करके मन की बात में उसको एकदम एप्रिशिएट किया। ऐसी तरह से जिसने भी कोई अच्छा काम किया, तो ये पहली बार किसी बालक को भी वो उससे प्रभावित कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट को जो है ना परीक्षा में जो टेंशन आता है, और उसके कारण से भी उनको चाह रहे हैं कि जिंदगी में परीक्षा पास करना ही मनुष्य का उद्देश्य नहीं, मनुष्य किसी और काम के लिए भी बना है। तो एक तरह से उनको ढाढ़स बंधाया और लोकल फॉर वोकल को करके लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया, खादी का महत्व दे करके लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया, बर्तन, मिट्टी के बर्तन से जोड़ने का प्रयास किया, है ना, मोटे अनाज से जोड़ने का प्रयास किया। तो एक तरह से वास्तव में उन्होंने भारत के अतीत को जिंदा करने का प्रयास किया। और गृह मंत्री अमित शाह से मिलना पहली बार कब हुआ? मेरा कई बार हुआ, पहले भी हुआ। उन पर और मुझ पर एक ही सोहराबुद्दीन का केस एक साथ था, उनके ऊपर एक्शन पहले हो गया, मुझे सेकंड राउंड में उन्होंने बुलाया था, और मेरे से भी पूछताछ होने के बाद कोई तथ्य उनके पास नहीं था, फिर भी मेरे को कोर्ट में लगभग 2.5 साल तक उस सोहराबुद्दीन के केस में, तो उसमें भी कई बार मिलना हुआ। मैं यहाँ गृह मंत्री था, वो गुजरात में गृह मंत्री था। मैंने यहाँ नया कानून जो है ना 1861 वाले कानून को बदलने के लिए जो था, हमने बदलने का प्रयास किया, नया कानून बनाया, उसमें उनको भी हमने बुलाया ताकि हमारे अधिकारी और वो भी मिल करके उसको पढ़ करके कई सुझाव देना चाहे तो वो दिए। पार्टी के कार्यक्रम में हम वैसे भी मिलते ही थे, वो भी वहाँ काम करते थे, मैं भी उनके बॉर्डर के ही ऊपर काम करता था, तो एक तरह से व्यक्तिगत मिलने का काम कई बार पड़ा। और एज ए होम मिनिस्टर, पावरफुल होम मिनिस्टर, डिसाइसिव होम मिनिस्टर, एज ए पावरफुल होम मिनिस्टर रूप में मेरे को कभी बुलाया तो गया, मैं चल करके कभी भी कहीं भी जाने का आदत मेरी नहीं रही, मैं अपने काम से काम करता रहा। अगर मुझे कोई काम के लिए बुलाया कि भाई आपको इस मीटिंग में आना तो आना है, जैसे हमने मान लो वहाँ बॉम्बे में प्रशिक्षण में हम मिले, तो सारे मंत्रियों के अलग अलग डिपार्टमेंट के एक साथ बैठ करके वहाँ चर्चा की, तो वहाँ भी हमारा मिलना हुआ। तो मिलना तो कई बार हुआ है, लेकिन उनका भी जो डायनेमिक काम करने का विशेष करके देखो, मैंने जिस दिन उनको उसके बारे में 370 के बारे में लोकसभा में उनके सवाल सुने, और जिस दबंगता के साथ उन्होंने उस विषय को रखने का प्रयास किया, और जिस समझदारी से पहले राज्यसभा में पास कराया जहां हमारा बहुमत नहीं था, और उसके बाद लोकसभा में पास करके है ना जिसके लिए जनसंघ बनी थी उसको उन्होंने
100% जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। इस 370 को जो उन्होंने हटा करके जो काम किया 35A को, वो वास्तव में हम जो पुराने लोग थे जो इस मिशन के लिए ही पैदा हुए थे, उनको लगा कि हाँ हमने जो सोचा था, जो संगठन सोचा था, उसको उन्होंने पूरा किया। अब वही आसाम और अरुणाचल का बॉर्डर डिस्प्यूट 50 साल पुराना अभी निपटाया। निश्चित रूप से इस सरकार के आने के बाद मैं इस क्षेत्र में कई बार आया हूँ। पहले यहाँ रात्रि को अगर कहीं प्रवास करते थे तो हमें रोक दिया जाता था कि रात्रि को आप रोड पे नहीं जाएंगे। जिस तरह से अशांति उल्फा था, बाकी कुछ तरह थी, यहाँ अशांति थी। हमारे कई लोग यहाँ से छोड़ के वापस अपने राजस्थान में आ रहे थे, यहाँ काम करना मुश्किल था, टॉर्चर हो रहे थे। ऐसे समय में इस सरकार के आने के बाद इस उत्तर पूर्व के एरिया को उन्होंने जिस प्रकार से स्ट्रेंथन किया और शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न ग्रुपों से बात करके, है ना, एक तरह से आपसी चर्चा के द्वारा उन्होंने उनको संतुष्ट किया, उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने का प्रयास किया और जोड़ने के साथ उनको उनके काम और विकास की दृष्टि से भी जोड़ा, जिसके कारण से आज ये जो पूर्वी क्षेत्र है ये काफी कुछ शांत हुआ है। छुटपुट घटनाएं आज भी है, लेकिन फिर भी अब ये काफी 80-90% कम से कम एरिया में शांति स्थापित हुई। पूरी क्षेत्र में आरएसएस का काफी काम है। देखो सच बात तो, अगर मैं जिस संगठन से जुड़ा हूं, यहाँ आरएसएस के लोगों ने अपनी जिंदगी कुर्बान की है। कितने ही संघ के प्रचारक हमारे यहाँ मौत के घाट उतरे, कई लोगों का अपहरण हुआ जिनका पता आज दिन तक नहीं लगा। ऐसे लोगों ने जिस हिम्मत से यहाँ आकर के, अब वो रहने वाले तो उधर के थे, यहाँ काम कम था, यहाँ भेज करके उन्होंने इस क्षेत्र में एकल विद्यालय के रूप में, विद्यार्थी परिषद के रूप में 96 में मैं जो है ना, विद्यार्थी परिषद के यहाँ के बच्चे हमारे यहाँ राजस्थान में आके घरों में ठहरते थे, हमारे बच्चे यहाँ आकर के इनके घरों में ठहरते थे। एक तरह से आदान प्रदान हुआ। तो वास्तव में सच बात तो ये है कि इस पूर्वांचल को बचाने में सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर किसी ने दी तो संघ के संगठनों ने दी, जिन्होंने इस देश में इस भाग को जोड़े रखने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। और जिसको भी भेजा वो उसने कभी ना नहीं किया कि मैं वहां काम नहीं करूंगा, उसको सिरोधार्य करके यहाँ लगा। तो मोहन भागवत से इस बारे में, भागवत जी से भी कई बार मिलना हुआ। मैं संघ के शिक्षा वर्ग में भी मिला हूँ, कार्यक्रमों में भी आमने सामने एक ही मंच पे बैठ करके भी बातचीत हुई है। संघ के बैठकों में भी मेरा मिलना होता है, व्यक्तिगत मिलना भी हुआ है। तो वो सरकारीवा थे तब ये जो प्रताप गौरव केंद्र जो हमने बनाया है, उसका भूमि पूजन भी उन्होंने और हमने सबने साथ में किया, उसका लोकार्पण भी उन्होंने हमने साथ में किया। तो एक तरह से संघ से तो वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और संघ के प्रचारकों को देखकर जीवन में लगा कि जो आदमी गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियरिंग करके घर पर छोड़कर एक थैला लटका करके समाज के बीच में घूम रहा है और इस विचारधारा को खड़ा करने का प्रयत्न कर रहा है, तो हम भी तो कुछ गृहस्थी में रहते हुए भी कर ही सकते हैं। तो वो करने का प्रयास किया ईश्वर ऐसा। लेकिन ऐसा क्या पैशन है, ऐसी क्या दीवानगी है कि जान कुर्बान करके निछावर कर दिया संघ के प्रचारकों ने? उसका पीछे जो कारण था कि देश में जिस प्रकार का सोच, ये जो तुष्टीकरण के कारण से जिस प्रकार की स्थितियां बन रही थी, आए दिन जिस प्रकार से एक तरह से हिंदुओं को अपने ही देश में जितना अपमानित होना पड़ा था, हमारे त्योहार पे अपमानित होना पड़ा था, एक तरह से जो पाकिस्तान से लोग आए वो यहाँ दादर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई उनको संभालने वाला नहीं है, न उनकी सुरक्षा करने वाला है। समझौता ये हुआ था तो वहाँ आराम से रखना है, हमने आराम से रखा, पर वहाँ जो 23% हमारी आबादी थी कभी देश विभाजन के समय, आज 2 और 2.5% पे पहुंच गई। तो ये कुछ विषय जलते हैं, रोज जो घटनाएं पढ़ते हैं उससे भी लगता है कि केवल और केवल वोट प्राप्त करने के लिए हमने अपनी सब मर्यादाओं को तोड़ा था। और संघ लगातार इस बात के प्रयास कर रहा था, डॉक्टर हेडगेवार का बोले व्यक्ति निर्माण से ही देश निर्माण होगा, केवल सड़कें और नालियों से देश का निर्माण नहीं होता। उस पर वो लगे और उसके कारण से उन प्रचारकों का जो जीवन की श्रेष्ठता देखी, उनकी जो तन्मयता देखी, भूखे प्यासे रह करके भी, सड़क पे सो करके भी, फुटपाथ पे सो करके भी अपने मिशन में जो लगे रहे और फिर उनका जीवन जिस प्रकार का हम जो देखते थे, है ना, भूखे रह करके भी। मेरे यहाँ लक्ष्मण सिंह जी विभाग प्रचारक थे, वो राजपूत थे, स्वाभाविक है, स्वाभिमानी थे, तो 2-2 दिन भूखे रह जाते हैं कई बार, जब तक उनको कोई कह करके बुला के नहीं ले जाता तब तक वो कहीं जाते नहीं खाना खाने के लिए। फिर भी कभी शिकंजा उनके चेहरे पर नहीं दिखाई देता था। तो लगता था यार कैसे कैसे लोग हैं इस संगठन को खड़ा करने। तो हमने भी उनके साथ सीखने का प्रयास। तो अभी जो राज्यपाल बने हैं
तो मैंने सुना कि आपके लिए सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड था, तो किसने सबसे पहले सूचना दी ये आपको? वास्तव में मेरे तो प्रधानमंत्री जी का ही एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया था। मैं नहा करके निकला ही था। मैंने सामान्यतः मैं टेलीफोन उठाता ही हूँ। मैंने उठाया तो उनका साहब पीएम साहब बात करेंगे। तो मैंने कहा यार आज क्या विधानसभा में कोई गड़बड़ कर दिया हमने या कोई चीज ठीक नहीं रखी, विधानसभा चल रही है, क्या मामला हुआ है? तो कहा कि गुलाब जी कैसे हो? मैं कहा, बिल्कुल अच्छा हूँ। स्वस्थ हो, मस्त हो? मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया हूँ, ठीक है। तो इतनी सी बात हुई है, ठीक है ठीक है ठीक है हम देखेंगे, बस जितना देखेंगे इतना ही शब्द कहा और बाकी कुछ। और 12 तारीख को तो उन्होंने घोषणा ही कर दी, और घोषणा जिस दिन की मैं नहा धो करके निकला, मुझे ही पता नहीं कि मुझे बना दिया गया। आप दौसा जा रहे थे? फोन आ रहे थे, फोन आए तो मैंने कहा यार सीपी जोशी हमारे स्पीकर साहब का ही फोन आया कि आपको बधाई हो। मैंने कहा किस बात की बधाई दे रहे हो, क्या आपको राज्यपाल बन गए? मैंने कहा भाई देखो मेरे को अधिकृत कोई अभी तक सूचना नहीं है। कि मीडिया के माध्यम से अधिकृत कागज दिखाया कि राष्ट्रपति जी ने दस्तखत कर दिया और आपका वारंट जारी हो गया। तो वो दौसा जा रहे थे आप पीएम की मीटिंग में, फिर वो वापस आए, वो क्या था? मुझे ऐसा लगा कि अब मैं इस संवैधानिक पद पर जब बैठा हूं, तो संवैधानिक पद की मर्यादा रखने के लिए, यद्यपि मैंने शपथ ग्रहण नहीं की थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि अब मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रम में मंच पर रह करके वो मेरे मर्यादा के अनुसार नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं गया। तो आपकी जो नियुक्ति हुई तो बहुत स्वागत हुआ, वसुंधरा जी से लेके हर आदमी आपसे मिलने क्या है आया, कि मैंने बधाई काम दी। किया, मेरे कई बार वैचारिक मतभेद रहते थे, लेकिन मेरे मनभेद कभी नहीं। मैंने वसुंधरा जी के साथ भी काम किया, भैरव सिंह जी के साथ भी काम किया। हर का मैं ये कह सकता हूं कि मेरी कठोर स्वभाव के कारण से क्षणिक कोई नाराज तो हुआ होगा, जिसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन कोई लंबे समय तक मेरे काम से और मेरे हिसाब से, और न मैंने कभी कटुता रखी कि किसी से एक बार ठन गई तो जिंदगी भर ठन गई, ऐसा नहीं। तो उसके कारण राजेंद्र राठौड़ ने व्यंग किया था कि आप सोने के पिंजरे में कैद होने जा रहे हो, बधाई हो आपको। नहीं, ये बात तो सही राजभवन है, के- क्योंकि मैं सड़क पे काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। वर्षों तक 40-45 साल मैंने उस ट्राइबल एरिया में एक मोटरसाइकिल के ऊपर अपने साधनों से जो कुछ कर सकता और अभी था। फिट हैं फिजिकली आप? अब आज की तारीख में क्या है कि मेरे आगे पीछे गाड़ियां चलती है, मेरे को सब प्रकार की सुविधाएं जिसकी मैंने कभी जिंदगी में कल्पना नहीं की। उस वातावरण में आया हूं तो निश्चित रूप से। तो आपने उत्तराधिकारी बने राजेंद्र राठौड़, कैसे देखते हैं? सामान्यतः उत्तराधिकारी मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन वो मेरे साथ सहयोगी के रूप में, है ना, प्रतिपक्ष के उप नेता के रूप में वो काम कर रहे थे। और विधानसभा का उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, ये मैं नहीं कहता हूँ, सारी जनता कहती है। हाँ, अच्छा। मेरा विधायक दल भी कहता है, हम सब लोग कहते हैं। तो हमने दोनों ने एक जोड़ी की तरह से विधानसभा में परफॉर्मेंस किया। वो तो ठीक और- हुआ अपॉइंटमेंट। और मैं सोचता हूँ कि क्योंकि इससे ज्यादा मेरे पास आज की तारीख में विधानसभा में जो भी लोग हैं, उसमें सबसे एक तरह से विधानसभा को समझना और ठीक प्रकार से काम करना वही कर रहे थे। अच्छा, तो वसुंधरा जी आ रही है 7 तारीख को, सुना पूजा ये हुआ वसुंधरा जी भी हमसे मिली है, यहाँ भी मिलकर के गई है। तो मैंने ये कहा कि मैंने कहा हम सब मिलकर काम करेंगे, मिशन के लिए काम कर रहे हैं, हम व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इस बात को मन में बिठाओ और पार्टी जो निर्णय करती है उसको सर माथे पर रख करके चलने का प्रयास। तो उदयपुर से ही आसाम में गवर्नर बनते हैं? ऐसा तो नहीं है, भंडारी जी बने, ये बात जरूर है, मैं बनाऊं। वैसे तो हरदेव जोशी सुखाड़े जी भी हाँ, थे। सुखाड़े जी बने, हरदेव जोशी जी उधर हाँ, से एक बने, मिस्टर मेवाड़ दवे से थे, बने, वो भी बने, फिर और आप शिवचंद बने। जी माथुर भी बने। हाँ, तो एक शिवचंद हमारे माथुर, हरदेव जोशी, हरदेव जोशी बने। हरदेव जोशी, एक वो दवे साहब भी बने। हाँ, ये बने। सभी- और उन दो में एक डिफरेंस था, वो चीफ मिनिस्टर रहे, दोनों फिर बने। हाँ। अब क्या मालूम, अगर सहमति नहीं हो तो दिसंबर में क्या पता कि आप भी वापस जयपुर लौट रहे हैं। देखो ये कुछ भाग्य नहीं। का- ऐसा है कि जिस पार्टी ने मुझे 11 बार टिकट देके चुनाव लड़ाया, मैं उसका कितना कर्जदार हूँ। उसने मेरे को एक गांव के सामान्य परिवार से पैदा हुआ और यहाँ तक मेरे को यात्रा कराई है। उस पार्टी के हर आदेश की पालना करना, और पार्टी मिशन के लिए चली है, किसी व्यक्ति की पूजा करने नहीं चली। क्या बात। तो इस कारण से स्वाभाविक मन में दृढ़ निश्चय है कि हम जो काम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं। और इस काम में जो भी हमारा उपयोग जहाँ जितना हो सकता है, जैसा पार्टी का आदेश होगा करेंगे। तो गुवाहाटी में उदयपुर को मिस नहीं करते? देखो दूरी तो जरूर है, लेकिन मैं यहाँ भी बराबर कोशिश कर रहा हूँ। अब तक मैं 9 जिले यहाँ अच्छा, जिले घूम आया हूँ। 9 जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अधिकारियों के साथ केंद्र की योजनाओं का मूल्यांकन करके आया हूँ। 5 यूनिवर्सिटी में मैं यहाँ जाकर के उन यूनिवर्सिटी को देख के आया हूँ। और बाकी जो कुछ डे टू डे यहाँ कार्यक्रम होते हैं तो उसमें भी मैं जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मेरे समय का ठीक अच्छा उपयोग हो। और जिसके लिए पार्टी ने मुझे
ये काम सुपुर्द किया है। मैंने बॉर्डर भी, भूटान के बॉर्डर को भी जाकर के देख के आया हूँ। तो प्रधानमंत्री जी का भी बार बार, जब पहली बार बनने के बाद मिलने गया तो उन्होंने यही कहा कि आप घूमिए, बॉर्डर को देखिए, बॉर्डर को, गांव को देखिए, गांव को अगर कोई कमी लगती है तो उसको अपनी टीम के साथ बैठ करके उनको काम बताइए। और केंद्र का भी ये सौभाग्य रहा, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी यहाँ जितनी बार इस उत्तर पूर्व में आए हैं, अगर सारे प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल जोड़ लो तो भी इतनी बार नहीं आए जितना अकेला प्रधानमंत्री 2017 से 47 बार आ चुके हैं। मैं कह रहा हूँ ना आपको, बताइए। मतलब ये, और फिर हर महीने में कोई न कोई मंत्री, केंद्रीय मंत्री इस हर 15 दिन एरिया में आता ही है, बॉर्डर को भी जाता है। और अमित शाह जी भी ठेठ बॉर्डर के लास्ट छोर तक जाकर के भी और वहाँ की स्थिति देखी है। तो इसके कारण से हमारे उस सैनिक का भी मन बढ़ता है कि हमारे बारे में कोई चिंता करने वाला देश में है। और चुनाव हुआ तो क्या मैंडेट मिला, देखिए आप ये देखो, कितने लोकप्रिय हैं। अच्छा, फिर त्रिपुरा में जहाँ एक बार सरकार रहती है, जहाँ लगातार कम्युनिस्टों का राज रहा हो, ऐसी जगह में भी दोबारा सरकार आ जाना, ये अपने आप बात है। उसका कारण प्रधानमंत्री जी का भी जो मेहनत है उसका कोई मुकाबला नहीं। और अमित शाह की स्ट्रैटेजी यहाँ आना, और अमित शाह जी ने भी जिस प्रकार से लेकर के संगठन को घड़ा है, और अमित शाह जी के कारण से हमने जो सदस्यता अभियान चलाया और बूथ को हमने केंद्र बना करके संगठन को खड़ा किया, उसके बाद ये पार्टी में आ पाया। क्योंकि हमने राजस्थान में 14 लाख से ज्यादा कभी सदस्य नहीं बना पाए, हमने पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करने के बाद भी। लेकिन अमित शाह जी ने उस अभियान में इसी फिगर को 80 लाख के आसपास पहुंचा दिया। इसका मतलब हमने हर पोलिंग पर पार्टी संगठन को भी उन्होंने गढ़ा। मारवाड़ी समाज काफी यहाँ मिलते हैं। तो मारवाड़ी समाज है, मैं कार्यक्रम में कुछ में गया हूँ, लेकिन मैं यहाँ केवल मारवाड़ी बन करके नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आसाम के गवर्नर के रूप में आया हूँ। तो आसाम की संपूर्ण जनता को मैं अपने साथ जोड़ करके काम करने का अभ्यस्त हूँ। मैं बराबर कोशिश करूंगा कि मैं आसाम का गवर्नर हूँ, इस बात को ध्यान में रख के काम करूँ। बहुत अच्छा। तो चीफ मिनिस्टर से रिश्ते कैसे हैं यहाँ? बहुत अच्छा। मेरे को लगा कि चीफ मिनिस्टर भी वर्किंग की दृष्टि से बहुत कमाल का है। भगवान जाने कब सोता है कब नहीं। अच्छा, दूसरा क्या है, बहुत लो प्रोफाइल है। जैसे मेरे यहाँ शपथ ग्रहण में 250 लोग आए थे और उन्होंने शाम का खाना, नाम तो मेरा था खाने का, पर किया तो उन्होंने ही था। तो उन्होंने खाना दिया, तो हर टेबल पे वो जाकर के सभी लोगों के साथ फोटो खिंचा करके आया, आधा पौन घंटा। मैं अपने टेबल पर बैठा, जनपद वहाँ उनकी पत्नी, मेरी पत्नी और हम चारों का भोजन जहाँ था, तो मैं तो वहाँ आके बैठ गया और वो बराबर घूमते हुए सभी लोगों को एक तरह से गिरा। और एक तरह से क्या है कि यहाँ की विधानसभा में जब मेरा पहला राज्यपाल का भाषण था, तो मैंने कहा भाई मैं हिंदी में ही बोल पाऊंगा, मुझे न तो असमिया आएगा न अंग्रेजी को भी इसी प्रकार से मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो उन्होंने कहा आप इस चिंता हो, तो हमने, तो उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग के साथ विपक्षी दलों की बैठक में बुला करके सबको इस बात के लिए तैयार किया कि भाई इसमें गिर गया। और मैंने 10 मिनट तक पढ़ा, बहुत शांति से सब लोगों ने सुना। बाद में को महाराष्ट्र की कोई घटना का जिक्र हुई, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये आदमी भी विकास की दृष्टि से डायनेमिक है और केंद्र का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। इतना बजट मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का कि आप पूर्वांचल में जहां जाओगे एयरपोर्ट बन रहे हैं, जहां जाओगे रेलवे लाइनें बिछ रही है, रेलवे के अंदर बड़ा कमाल का परिवर्तन हुआ, 4 लेन 6 लेन, मतलब रोड नेटवर्क और एक तरह से विकास की। और इतने मेडिकल कॉलेज इस एरिया में कभी देखे ही नहीं। एम्स यहाँ खुला है। तो एक दृष्टि से विकास से भी यहाँ की जनता का मन जीतने का अभी प्राइम मिनिस्टर आए थे ना, तो 12,470 करोड़ का मैंने देखा पैकेज किया। बिल्कुल, एम्स खोला, 3 मेडिकल कॉलेज खोल दिए। व्यूह जो यहाँ का सबसे बड़ा एक तरह उसमें रथ में बैठ के गए, जो है ना, आप देखो इतने लोगों ने एक साथ नृत्य है ना, एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो आदमी बहुत क्रिएटिव और मेहनती है और लोकप्रिय बहुत हैं और सोच भी बिल्कुल स्पष्ट है। कोई इधर उधर लल्लू चप्पू वाली बात नहीं है। जो ठीक है वो ठीक है, गलत है तो गलत है। तो जहाँ कठोर होना वहाँ कठोर भी होते हैं, ऐसा भी नहीं कि वो कठोर नहीं होते हैं। उनका गुस्सा भी मैंने देखा है, कठोर होते हुए भी देखा है, लेकिन काम करने की जील है उनमें इस बात को। यद्यपि वो उनका पुराना बैकग्राउंड कांग्रेस से रहा, लेकिन मैं सोचता हूँ वर्किंग की दृष्टि से, विचारधारा की दृष्टि से
बाकी आदमी बहुत साउंड है और बहुत मेहनती है। अब तो राष्ट्रवाद के नए चेहरे के रूप में उभर रहे हैं वो योगी वो के बाद। निश्चित रूप से आज की तारीख में योगी जी के बाद अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री को पब्लिक में जिनकी एक तरह से इच्छा बनती है Response। तो वो उनको मिलती है, इसमें कोई नहीं। और यहाँ पूर्वांचल में भी ये जो कुछ भी हमने जीता है उसमें प्रधानमंत्री जी और उनका तो है ही है, लड्डा जी और तीनों का तो है, लेकिन इनका भी बहुत बड़ा योगदान इस पूर्वांचल में चुनाव जीतने में। नड्डा जी आते रहते हैं काफी केस। नड्डा जी तो बहुत सालों तक हम साथ रहे, वर्किंग में भी रहे। अच्छा। वो जब स्वास्थ्य मंत्री थे तभी मेरे यहाँ सुपर स्पेशलिटी उन्होंने दी, उद्घाटन में भी आए, कार्यक्रम में भी आए, पार्टी बैठक में तो सैकड़ों बार हम एक साथ बैठे, साथ मिले। संगठनकर्ता कैसे हैं वो? अच्छे? देखो निश्चित हो तो संगठन का जो ढांचा है वो तो अमित शाह जी ने तैयार कर दिया और उस ढांचे को उन्होंने नीचे तक उतारने के लिए जिस प्रकार से प्रवास और जिस प्रकार से उनकी भी वाणी में जिस प्रकार का ओज है, जिस प्रकार के विषय को रखते हैं, तो और जिस प्रकार का समय का समर्पण वो भी कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ ईश्वर योग से संगठन भी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और सरकार भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, तो निश्चित रूप से देश को बहुत कुछ मिलेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर तो कंट्रोल में आ गया। अफसा का क्या अब क्या है? बचा कुछ 70% एरिया हो गया यहाँ, नहीं 30% बचा। अभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि 100% हो गया। मेघालय त्रिपुरा तो हो गया। कुछ न कुछ विषय जो है ना अंदर अंदर कुछ चलते तो रहते हैं, आज भी चलते हैं। जैसे जैसे वो विकास से जोड़ेंगे, काम से जोड़ेंगे, बेरोजगारी से उनको मुक्ति मिलेगी, यहाँ एग्रीकल्चर का जैसे विकास हुआ, यहाँ टूरिज्म की बहुत गुंजाइश है और जैसे जैसे शांति आ रही है तो टूरिज्म यहाँ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पूरा का पूरा ये सौभाग्य में तो पहली बार देखा है कि ऐसा कोई कामाख्या देवी की जो मान्यता है ना, हिंदुस्तान में से जो कोई भी मुझे जानता है वो टेलीफोन भी इसी बात का करता है कि हमें आप दर्शन करा देना। यहाँ जगह जगह महादेव जी के मंदिर है, परशुराम जी का इतना बड़ा स्थान बहुत है, मंदिर है शहर तो में। एक तरह से तो यहाँ के देवी देवता, यहाँ के कार्यक्रम, अब यहाँ की हनुमान जयंती भी इतनी विशाल रूप में लोग करते हैं, रामनवमी को भी इसी प्रकार से मनाते हैं, तो एक तरह से यहाँ सब लोग मिलजुल के करते हैं। यदि भी हो सकता है यहाँ क्रिश्चियन बाहुल्य एरिया है, लेकिन वो भी अपना काम करते हैं। यहाँ तो ज्यादा टेंशन वाला बात नहीं है, केवल और केवल जो ये जो इमिग्रेशन का और थोड़ा सा जो बाहर से आए हुए लोगों के बीच में कभी कभी किसी बात को लेकर, भूमि के विवाद को लेकर के थोड़ा बहुत टकराव होता है। और मैं सोचता हूँ अभी उन्होंने वसुंधरा फर्स्ट और वसुंधरा सेकंड करके जितना भी जमीन के जो हकदार हैं उनको जमीन का अपना अधिकार दे रहे हैं, तो उसके कारण से इस एरिया में बहुत लोगों को पसंद है। और ये बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा कैसे? बांग्लादेशी घुसपैठ, तो बांग्लादेशी घुसपैठ का है विषय भी है और आज भी ब्रह्मपुत्रा की वैली में इस प्रकार से लोग हैं, लेकिन जब से सरकार ने आधार से लिंक करने का प्रयास किया है और लैंड रिकॉर्ड को भी जिस प्रकार से उन्होंने ऑनलाइन करके सुधार करने का प्रयत्न किया है, तो बाकी काफी कुछ सीख होता जा रहा है। जो वास्तव में हकदार है उनको मिल रहा है, जो हकदार नहीं है उनको नहीं मिल पाया है। तो एक तरह से लोगों के मन में यह है कि सरकार जिस रास्ते पे बढ़ी है वो रास्ता बिल्कुल ठीक लग रहा है और उसके कारण से हर एक कोई, पक्ष को भी विपक्ष को भी, मतलब संतोष है मन में कि हमारे साथ न्याय हो रहा है। ऐसी योजना नहीं आई कि जो हमारे लिए नहीं है और दूसरों के लिए, ऐसा नहीं। और ये धर्म रूपांतरण का मुद्दा आता है कहीं? जो धर्म रूपांतरण का मामला यहाँ है, विशेष करके इस पूर्वांचल में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके द्वारा बहुत लंबे चौड़े एरिया में है, लेकिन संघ के भी निरंतर काम करने के कारण से यहाँ एकल विद्यालय इतनी बड़ी संख्या में है कि वहाँ के लोगों को सीधा ही इससे जोड़ने का प्रयास किया है। अपने महापुरुषों के प्रति भी उनको सम्मान करना सिखाया, उनके जीवन की जो भी विशेषताएं हैं, संस्कृति की विशेषताएं हैं, उनके महापुरुष हैं। अब यहाँ के शंकर देव ने उस समय आज से इतने वर्षों पहले वैष्णव धर्म के लिए जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया, जिस प्रकार से किया, तो यहाँ कई ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने संघर्ष करके भी अपनी धर्म और संस्कृति को बचाने का प्रयास किया। और चाइल्ड मैरिज की भी इश्यूज हैं जैसे? हाँ, ये यहाँ बहुत बड़ा इशू चल रहा है इन दिनों, बहुत निश्चित रूप से है। और मुख्यमंत्री ने इस बारे में बहुत कठोर रुख अपना कर पढ़ा कि 2441 लोग तो गिरफ्तार हो गए, 4000 एफआईआर हो गए, मतलब सैकड़ों नहीं हजारों केस बनाए हैं। हजारों केस। और ये मैसेज दे दिया है कि चाइल्ड मैरिज संभव नहीं, अगर की है तो कानून। तो ये मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ज्यादा संख्या में वो है, वैसे दूसरों में भी है। ऐसा नहीं कि 100% चाइल्ड मैरिज उन्हीं में है, दूसरों में भी है, लेकिन अधिक परसेंटेज में उनमें है।
तो काफी एक नए तरह से नए एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल सारा जो है एक तरह से एक अच्छा मैसेज गया है। और उसके कारण से चाइल्ड मैरिज के कारण से कुपोषण के बच्चे पैदा होते हैं, मृत्यु अधिक होती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो एक अच्छा कदम, कानून तो पहले से ही था, हाँ, पहले केवल उन्होंने कानून की पालना कराई है। कुल मिला के मेरा ऐसा मानना है कि आप भाग्यशाली हैं कि आप उस राज्य के हेड हैं, नेतृत्व कर रहे हैं जहां नरेंद्र मोदी का मन बसता है। उनका फर्स्ट लव नॉर्थ ईस्ट, और युग बदल गया, यहाँ सारा परिवर्तन कर दिया है। देखो उन्होंने उसको वास्तव में देश को जोड़ने के लिए, और ये भारत एक है, भारत तो श्रेष्ठ भारत है, जिस कल्पना को लेकर के उन्होंने अपने मन मस्तिष्क को बनाया, वो निश्चित रूप से उनको इस पूर्वांचल के काम को देखने के बाद मन को संतोष मिला कि हमने जिस ओर बढ़ाया, हमने सबको जोड़ करके सबके दिल को जीतने का प्रयास किया। ये उनके लिए बहुत बड़ी संतोष की बात है। और इसलिए हम भी जब भी आते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि अधिक से अधिक घूमो, लोगों तक पहुंचो, लोगों की समस्या को समझो, कोई भी जाति धर्म हो, हर एक को मौका दो और समझने की कोशिश करो, हल करो। तो मैं सोचता हूँ वो एक अच्छा मैसेज। तो बस बेस्ट ऑफ लक सर। धन्यवाद आपने बहुत बहुत आपने वहां से आकर के निकाला।